हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ टुमारोज नॉलेज। आज हमारे सोनियाज फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना ये सेकेंड लेक्चर को सुनने के लिए। सेकेंड लेक्चर मेनली डिपेंडेंट होगा हम लोगों का स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए आई बटन को क्लिक करके उस लेक्चर तक पहुंच सकते हो और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में बहुत कुछ बताया। अगर हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ है कि नहीं है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या वो सेफ़ है, और कौन सी कंपनी के हम लोग शेयर्स ले रहे हैं, क्या वो कंपनी सेफ़ है और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगी कि नहीं, इन सब बातों को जानने से पहले आपका स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में मैं आपको स्पेशली स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ, और ये स्टॉक मार्केट कहाँ पे किस कंट्री में पहले स्टार्ट हुआ और किस कंपनी ने स्टार्ट किया और उसकी जर्नी क्या थी, उसके बारे में पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट की वीडियोस और न्यूज़ में हम लोगों ने जर्नली, बीएससी और एनएससी जैसे वर्ड्स तो सुने ही होंगे। तो ये बीएससी और एनएससी एक्चुअली में है क्या? बीएससी और एनएससी नथिंग बट दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। बीएससी का नाम फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ होती है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं। शेयर्स कैसे बेचे जाते हैं? अगर हम लोग एक एग्जाम्पल दें तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि एक वेजिटेबल मार्केट है जहाँ पे अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स पड़ी हैं। तो जो हम लोगों की ज़रूरतमंद वेजिटेबल्स होती हैं वो हम लोग लेके आते हैं। वैसे ही जो शेयर्स यूज़फुल होते हैं, दैट इज़ वो अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं, कंपनीज अच्छी हैं, अच्छा ग्रोथ करती हैं, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स होते हैं सही तरीके से शेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो प्रोसेस होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट में होता है, जो मैंने आपको बीएससी और एनएससी बताया। और जो मैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दो वर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ वो उन दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। आप कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी थे। तो आइए मैं आपको 17th सेंचुरी में लेके चलती हूँ। 17th सेंचुरी में नेदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स और बॉन्ड्स को वो ओपन मार्केट में बेचा था। नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 ईयर्स के लिए ही ये परमिशन दी थी कि वो अपने स्टॉक्स को ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। अब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस क्या था? ये सवाल आपके मन में आते होंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस ये था कि वो अपना जो बनाया हुआ माल था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। दैट इज़ जो अपना बनाया हुआ माल था वो दूसरे कंट्रीज में बेचते थे और दूसरे कंट्रीज का माल अपने कंट्रीज में मंगाते थे। तो ये जो माल की लेन देन होती थी वो ज़्यादातर शिप्स के थ्रू होती थी। शिप्स मतलब समुद्री इलाकों के थ्रू। जैसे कि समुद्री इलाके वो टाइम पे बहुत अच्छे तो थे पर वो उतने ही रिस्की होते थे। रिस्की मतलब अगर वो समुद्री इलाकों के थ्रू, शिप्स के थ्रू जो बिजनेस करते थे उस टाइम पे डाकुओं का भी डर था। मतलब अगर उनका माल बीच में ही किसी ने लूट लिया, किसी कंट्री ने लूट लिया या किसने भी लूट लिया, डाकुओं ने लूट लिया, वो भी उनके पास था। और दूसरा उनकी रिस्क क्या थी कि अगर वो जहाज वापस आया ही नहीं या वो जहाज पानी में डूब गया या कोई भी आपदा उस जहाज के दौरान आ गई, तो उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट करके हम लोग शिप्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये शिप वापस नहीं आया तो पूरा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जा रहा था। इस लॉस से बचने के लिए उन्होंने ये तरीका आजमाया कि अगर हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करके वो इन्वेस्टमेंट को कुछ हिस्सों में बांट दें और वो कुछ हिस्से बंटने के बाद वो जो रिस्क फैक्टर होता था वो
भी खुद ब खुद बढ़ जाता था। ऐसे करके उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पार्ट पब्लिक में इशू कर दिया, दैट इज उस इन्वेस्टमेंट के शेयर्स करके, शेयर्स मतलब उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट उन्होंने पब्लिक में बेचना स्टार्ट किया। पब्लिक ने भी उन पे विश्वास करके एक रिस्क फैक्टर उठा के उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चालू किया। क्यों इन्वेस्ट करना चालू किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उन इन्वेस्टर को ये आश्वासन दिलाया कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर ये जो शिप है वो अच्छा खासा बिजनेस करके आई तो आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न दिया जाएगा। तो इन्वेस्टर ने भी ये सोचा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये प्रपोजल है वो काफी अच्छा है, अपने सेविंग्स को घर पे रखने से अच्छा है हम लोग इस बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें से हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स भी आएगा। पब्लिक भी इस बात पे बहुत अच्छे से रेडी हो गई और उन्होंने अपना जो सेविंग्स का पार्ट था वो तो कुछ हिस्सा करके उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे और ऐसे करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारे फंड्स इकट्ठे हो गए। ऐसे करने से उनका ना सिर्फ रिस्क बट गया बल्कि उनका दूसरे शिप्स में इन्वेस्टमेंट करने को भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और फिर ये प्रोसेस दिन ब दिन बढ़ता गया। इन्वेस्टर्स को भी शिप्स के रिटर्न्स आने की वजह से, शिप्स का अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की वजह से इन्वेस्टर को भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने लगे। तो इन्वेस्टर ने भी ये पॉइंट सोची कि अगर कंपनीज ऐसे कर सकती हैं, हमसे फंड्स लेके दूसरे बहुत सारे शिप्स को बेच सकती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती हैं, तो उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग दूसरे मतलब मल्टीपल शिप्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोगों के रिटर्न्स आने का बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे अगर एक इन्वेस्टर एक ही शिप में अपना पूरा सा सेविंग्स लगाता है जितना उनको इन्वेस्ट करना है और वो शिप्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं, मतलब उन्होंने एक या दो शिप्स में लगाया तो वो शिप्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं, दैट इज उन लोगों का पूरा इन्वेस्टमेंट क्या गया, वेस्ट गया। तो इस रिस्क फैक्टर से बचने के लिए इन्वेस्टर को भी तो उतना ही रिस्क होगा ना जितना अगर बिजनेस करने वाले को हो रहा है, क्योंकि वो भी तो ओनर ही हुए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो रहे हैं अभी। तो इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि अगर हम लोग एक या दो शिप्स पे पैसे नहीं लगा के 10-12 शिप्स पे, दैट इज मल्टीपल शिप्स पे अगर हम लोग पैसे लगा रहे हैं, मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को रिटर्न्स मिलने का चांस ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अगर एक इन्वेस्टर एक या दो शिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका लॉस का मतलब उसके रिस्क का फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो वैसे ही 10 से 12 लाइक मल्टीपल शिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर उन 10 से 12 शिप्स में से 2 या 3 शिप्स अगर रिटर्न नहीं भी आई तो उसके पास 8 से 9 शिप्स का रिटर्न्स आने का बहुत अच्छा चांस है। इसलिए इन्वेस्टर ने भी फिर मल्टीपल शिप्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे शिप्स मतलब शिप्स के जो मालिक रहते थे, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते थे, वो ही अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को बेच सकते थे और इन्वेस्टर को भी यही अलाउड था कि वो उनसे ही खरीद सकते हैं। फिर उस ट्रेडिंग को एक और लेवल बढ़ाया गया जिसमें उनको एक ओपन मार्केट दिया गया, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर इकट्ठा होके एक दूसरे से शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते थे। ऐसे प्रोसीजर चालू हुआ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग का। मतलब पहले होता था शिप्स का और शिप्स के मालिक मतलब शिप्स के ओनर और इन्वेस्टर का, और फिर जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मैंने आपको जो ये शिप्स और इन्वेस्टर देन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में जो ये ट्रेडिंग सिस्टम बताया, ये आपको आज के स्टॉक मार्केट में भी यूज होने वाला है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान पे रखिएगा। तो ये तो हुआ ट्रेडिंग का सिस्टम, पर उस ट्रेडर्स में से ही मतलब उन इन्वेस्टर में से ही कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते थे जिनको उन शेयर्स के बारे में और उन बिजनेसेस के बारे में जो बिजनेस शिप्स बेचते थे अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, उन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना बहुत अच्छा लगता था। लाइक उनमें इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि वो अपने सेविंग का कुछ हिस्सा उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनका वो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन लोगों ने एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाया और फिर उस ग्रुप में वो लोग उसी इंफॉर्मेशन की लेन देन करते थे और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो लोग शेयर्स को खरीदते बेचते थे। तो ये इंफॉर्मेशन वो आम जनता को भी देने लगे। आम जनता को ये इंफॉर्मेशन देने का क्या उनका बेनिफिट रहता था कि उनको भी ये पता चलता था कि कौन सी शिप्स का बिजनेस अच्छा है और किस में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो ये जो लोग होते थे जो डिटेल में इंफॉर्मेशन रखते थे वो आम जनता को मतलब ऐसे ही उनको हेल्प करते थे, लाइक कैसे वो लोग इन्वेस्ट करें। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपनी फीस भी चार्ज करना स्टार्ट किया, जिसको आगे चल के ब्रोकरेज बोला गया। तो ये तो हम लोगों ने देखा एक न्यू शिप मतलब न्यू बिजनेस कैसे पब्लिक को शेयर्स इशू करता है और फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में डील कैसे होती है और ब्रोकर उनको कैसे हेल्प करता है। तो इन सभी बातों के लिए एक पर्टिकुलर जगह होना बहुत ज़रूरी था। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे होती थी मतलब शेयर्स की लेन देन जहाँ पे होती थी उसको स्टॉक मार्केट करके बोला गया और उनके लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स की गई जहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर आके शेयर्स की लेन देन करते थे, मतलब शेयर्स को बेचते थे खरीदते थे और ये सब कारोबार ऐसे ही चलता गया। ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस फिर ओपन होने लगे। जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो स्टार्ट हुआ नेदरलैंड के एम्स्टरडैम शहर में, जो स्टार्ट हुआ 1602 में मतलब 1602 सन में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस ओपन हुए, पर उसमें से एक बहुत फेमस जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको वॉल स्ट्रीट करके भी बोला जाता है, जो स्टार्ट हुआ 1817 में मतलब 1817 सन में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को वॉल स्ट्रीट भी बोला जाता है। अब वॉल स्ट्रीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे बना हुआ है उस जगह का नाम ही वॉल स्ट्रीट है, इसलिए बहुत जन जो हैं उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शायद ना भी पता हो, पर उन लोगों ने वॉल स्ट्रीट का नाम ज़रूर सुना होगा। मतलब अगर हम लोग वॉल स्ट्रीट बोले या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोले तो वो सिमिलर बात ही होती है।